ईयर 2023 बहुत ही इवेंटफुल साल रहा। इस साल भारत पहला ऐसा देश बना जिसने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंडिंग करी। भारत वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीतने के बावजूद भी फाइनल्स हार गया। इजराइल वॉर का भयानक रूप देखने को मिला। इंडियन सिनेमा की काफी फिल्मों ने ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी। एंड लास्टली फाइनेंस की दुनिया के दिग्गज मिस्टर चार्ली मंगर पास्ड अवे। ऐसा ही इवेंटफुल साल फाइनेंस की दुनिया में भी रहा। तो मैं और मेरी कलीग सत्या सोंटानम ने मिलकर एक समरी प्रिपेयर करी इस साल के फाइनेंशियल इवेंट्स की। तो चलिए इस रोलर कोस्टर जर्नी को आपके साथ भी शेयर करते हैं। इस साल की शुरुआत यानी कि जनवरी में एनएससी और बीएससी पर T+1 सेटलमेंट लॉन्च हुई। इसका मतलब ये कि अब हमारी सिक्योरिटीज एक ही वर्किंग डे के अंदर हमारे फंड्स के साथ सेटल होंगी। फिर आया मार्च, जहां पर वन थिंग कॉट एवरीबॉडीज आई एंड दैट वाज डेट फंड्स। डेट फंड्स वन ऑफ द रीजंस सबके फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि उन पर मिलता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट। लेकिन 1 अप्रैल के बाद से डेट फंड्स के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट मंथ मई में 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई। सबसे पहली तो ये कि ELSS कैटेगरी में या तो आप एक्टिवली मैनेज्ड ELSS रख सकते हो या फिर पैसिवली मैनेज्ड। एक ही कैटेगरी में दोनों नहीं रख सकते। और दूसरा ये था कि अब जब आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल पर लॉग इन करते हो तो आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर का डिस्क्लेमर दिखाई देता है। अब ऐसा इसलिए बिकॉज सेबी ने इन सभी ब्रोकर्स को ये डिस्क्लेमर रन करने को कहा है ताकि इन्वेस्टर्स को रिस्क के बारे में पता हो और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सकें। इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स सेबी ने जून में ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को रिस्ट्रिक्ट किया फ्रॉम ऑफरिंग अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज। अभी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी जगह है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स बॉन्ड मार्केट को इजीली एक्सेस कर पाएं। फिर जुलाई में आया एक हिस्टोरिक मोमेंट जहां पर SGX निफ्टी को इंडिया में लाया गया और नाम दिया गया गिफ्ट निफ्टी। जहां पहले SGX निफ्टी को देखा जाता था टू डिटरमाइन कि मार्केट्स कैसे ओपन होंगी, अब वही सेम काम गिफ्ट निफ्टी करता है। फिर अगस्त में भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जिसमें से सबसे पहला था सेबी का वो कंसल्टेशन पेपर ऑन एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज या फिर रेगुलेटेड एंटिटीज विद अनरजिस्टर्ड एंटिटीज व्हिच वाज इंक्लूडिंग फिनफ्लुएंसर्स। अब कई रजिस्टर्ड एंटिटीज क्या कर रही थी, इन फिनफ्लुएंसर्स के जरिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी। तो इस पेपर का ऑब्जेक्टिव ये था कि इस एसोसिएशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरा, आरबीआई ने उद्गम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका मेन पर्पस ये था कि जनरल पब्लिक अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में हैं उनको इजीली सर्च कर पाए। इसका मतलब ये कि जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे सर्च किया जाए, दैट वाज उद्गम। एंड तीसरा, सेबी ने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था ODR, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके थ्रू इन्वेस्टर आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते थे अगेंस्ट द इंटरमीडिएरीज। अब आते हैं सितंबर पर, जहां पर कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स हुए। सबसे पहला तो ये कि निफ्टी ने फॉर द फर्स्ट टाइम 20,000 का मार्क क्रॉस किया। इसके अलावा इंडियन कंपनीज ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट रेज किया फ्रॉम द IPOs। और तीसरा, पर्सनल लोन्स के नए रूल्स आए जहां पर आरबीआई ने कहा कि लोन सेटलमेंट के बाद 30 दिन के अंदर अंदर ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो 5,000 रुपीज पर डे का पेनल्टी इन बैंक्स पर लगेगा। फिर अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल ऑप्शन, जहां पर नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर अब ऑटोमेट कर सकते थे अपनी पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ 60% ऑफ देयर कॉर्पस थ्रू SLW। ये पीरियोडिक पेमेंट्स मंथली, क्वार्टरली, बाय एनुअली और एनुअली की जा सकती हैं टिल द एज ऑफ 75 ईयर्स। और इसके अलावा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की फर्स्ट ट्रांच मैच्योर हुई जहां पर रिटर्न मिला 10.8% का इन द कैगर टर्म्स। अब आते हैं हम दिसंबर पर, जहां पर इंडिया में पहली बार SSE की लिस्टिंग हुई। जैसे कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज से फंड रेज करती है, वैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल इम्पैक्ट करती हैं वो भी स्टॉक एक्सचेंज से अब फंड्स रेज कर सकती हैं वाया इट्स न्यू सेगमेंट कॉल्ड सोशल स्टॉक एक्सचेंज। और लास्टली, मार्केट्स ने एक बार फिर से ऑल टाइम टच किया, जहां पर निफ्टी ने 21,000 के मार्क को बीट किया तो वहीं सेंसेक्स ने 70,000 के मार्क को। अब हम क्विकली डिस्कस करते हैं कि इस साल में एसेट क्लासेस ने कैसा परफॉर्म किया और उन्हें उनके 10 ईयर रिटर्न के बेसिस पर भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने काफ़ी अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं बिकॉज लोगों के लिए वो एक सेफ एसेट क्लास था बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस।
एंड इसके साथ ही डॉलर वीकनिंग भी गोल्ड को अट्रैक्टिव बनाता है। कंपैरेटिवली डेट और REITs ने अंडर परफॉर्म किया। इसमें इक्विटी एंड इंटरनेशनल इक्विटी टॉप परफॉर्मर्स रहे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके अलावा इंडियन इक्विटीज ने आउट परफॉर्म किया बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, हायर लिक्विडिटी एंड राइज इन रिटेल पार्टिसिपेशन। डिस्पाइट FII आउटफ्लोज, DIIs अभी भी इंडियन मार्केट्स पर काफी कॉन्फिडेंट है। एंड सेम ही पिक्चर हमें म्यूचुअल फंड के AUM, उनके टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स एंड SIP के मंथली डेटा से भी देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल परफॉर्मेंस की, जहां पर निफ्टी 50 ने आउट परफॉर्म किया काफी सारी इकोनॉमीज को एंड इट ऑल्सो टॉप द लिस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। और इसके रीजंस हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, positive outlook for corporate earnings, and geopolitical tension and uncertainties in other emerging economies. So this was a wrap for the year 2023. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इस वीडियो के थ्रू आप पास्ट डेटा के साथ साथ आने वाले फ्यूचर में भी इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ले सको। लास्टली, एक्चुअली ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 सरप्राइज है। अब न्यू ईयर है तो सरप्राइज तो बनता है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज वीडियो। A very happy investing and a happy new year to all Varsity viewers.